हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में, जिसके माध्यम से हम लोग अभी यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम का, जिसमें अभी हमारा पार्ट 3 चल रहा है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये हमारा इस वाले चैप्टर का पार्ट 4 है। बाकी के और पार्ट हम लोग बना चुके हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि क्या क्या करते हैं और इसके द्वारा हमारा थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। मतलब कि जो बाकी के जो पार्ट हैं उनमें हमने आपको बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उन्हें हल करने की बीजगणितीय विधियों का हमने वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहली विधि हमने बताई है प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद में फिर हमने बताई है विलोपन विधि। और आज इसकी आखिरी विधि रह जाती है, वो है वज्र गुणन विधि। वैसे तो ये सभी विधियां अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक महत्व रखती हैं, लेकिन जो वज्र गुणन विधि है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोला जाए इसे कि बहुत ज़्यादा मुख्य है। तो इस वाली विधि को हम लोग समझते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा एकदम सरल तरीके से। ठीक है, कि इसे इसके वज्रगुणन विधि के द्वारा हम अपने क्वेश्चनों को कैसे करके हल कर सकते हैं। और हम इसमें एक एग्जाम्पल को भी जानेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम ये ज्ञात करेंगे कि किस तरह से एक्स और वाई के मान निकाले जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वज्रगुणन विधि में क्या होता है, इसके द्वारा भी एक्स और वाई के मान निकाले जाते हैं, मतलब किसी चर पद का कोई एक आंकिक मान निकाला जाता है। तो इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो वो क्या होती हैं, जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि हमारे पास में कोई दो समीकरण हैं। तो पहली समीकरण है दी हुई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण है दिया हुआ वो है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें हम अपना वज्रगुणन विधि कैसे करके यूज करेंगे, और सबसे ज्यादा इसमें जो कठिन चीज होती है, समस्या की चीज होती है, वो होती है कि जो वज्रगुणन का जो फार्मूला होता है वो हमें याद नहीं हो पाता है। तो हम याद करेंगे ही नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ समझना है चीजों को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, और इतनी अच्छी तरह से समझना है कि एक बार समझ लिया फिर उसके बाद में वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं। तो चलिए वो क्या होता है इसका फार्मूला, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो समीकरण होती हैं उनको हम इस तरह से मतलब इस तरह से उन्हें समायोजित कर लेते हैं। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जो x का गुणांक होते हैं, मतलब दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक हैं, तो वो क्या है, x के गुणांक वो हैं हमारे पास में a1 और a2, इसी तरह से इसे लिख रहे हैं दीजिए। फिर उसके बाद में जो y के गुणांक हैं वो क्या हैं, वो है हमारे पास में b1 और b2, और जो हमारे पास में जो c1 और c2 हैं, जो ये हमें दिख रहे हैं, ये c1 और c2 हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास में अचर पद हैं। तो अचर पद को भी हम यहां पर लिख लेंगे, यहां पर डाल देंगे अचर पद, और यहां पर लिख लेंगे c1 और c2। अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला बनाते हैं। तो वो कैसे करके बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर ये अपना x लिख देंगे अपॉन में। इसके अपॉन में क्या क्या चीज आएगी, देखिए जो x का गुणांक है, x का गुणांक छोड़कर बाकी और सब आएगा। मतलब x का गुणांक क्या था हमारा, a1 और a2 था। दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक थे वो a1 और a2 थे, तो इसे छोड़ दो बाकी और सब आएगा। तो पहले हम यहां पर लिख देंगे b1 और b2, और यहां पर लिख देंगे c1 और यहां से c2। ये इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब उसके बाद में क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं माइनस का y अपॉन में। अब जो y के गुणांक है उन्हें छोड़ दो। देखो जैसे यहां पर ये x का गुणांक छोड़ा, x का गुणांक क्या था, a1 और a2 था, तो देखो यहां पर b1 b2 c1 c2 ये हुए हैं, लेकिन यहां पर जो y का गुणांक है वो नहीं आया है। ठीक है, सॉरी x का गुणांक नहीं आया है। अब इसी प्रकार से जब यहां पर हम y लिखेंगे, ये जो y है वो माइनस का रहेगा, माइनस y अपॉन में, इसके बटे में क्या चीज लिखी जाएगी, जो y के गुणांक होंगे उन्हें छोड़ दो। मतलब y के गुणांक कौन है हमारे पास में, ये है, इन्हें छोड़ दो बाकी और ये दोनों लिख लो। मतलब a1 a2 और c1 c2 इस तरह से। और उसके बाद में फिर क्या होगा, जो हमारे पास में अचर पद है उसे लिखेंगे, तो उसके लिए इसके अंश में 1 कर देंगे और हर में इसका कर देंगे जो अचर पद है, अचर पद के गुणांक छोड़ के बाकी और सब लिख लो। मतलब क्या चीज बचा, मतलब अचर पद को छोड़ के बाकी और सब लिख लो। क्या बचा हमारे पास में, इसे हटा दो, ये बटा नहीं है। तो a1 a2 और b1
B2, यही तो बचा है। फिर हमें इसमें क्या करना है, देखिए x अपॉन में इसका क्या करना होता है, सबसे पहले B1 की C2 के साथ में, ये जो ये चिन्ह बने हुए हैं, हमने जो ये चिन्ह बनाए हैं उनसे समझते हैं। B1 का जो मल्टीप्लाई है वो हो रहा है C2 के साथ में, तो यहां से B1 इंटू C2, फिर बीच में लगता है माइनस, और B2 का मल्टीप्लाई हो रहा है C1 के साथ में, तो B2 इंटू C1 इज इक्वल माइनस वाई अपॉन में, अब देखिए यहां से A1 का जो मल्टीप्लाई है वो होगा C2 के साथ में, तो A1 इंटू C2 माइनस, और यहां से होगा A2 इंटू C1 इज इक्वल टू, वैसा ही सेम इसमें कर दो, A1 की मल्टीप्लाई है वो B2 के साथ में कर दो, A2 का मल्टीप्लाई है वो B1 के साथ में कर दो, दोनों को आपस में घटा दो, तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो अब यहां से देखिए ये तो बन गया हमारा बज्रगुणन का फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हमें परेशानी पड़ती है इसमें कि x अपॉन B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इज इक्वल, ये सब चीजें याद करने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई पड़ती है। तो उस चीज को समझने के लिए ये हमने प्रक्रिया अपनाई है, ये वाली और ये वाली अपनी जो प्रक्रिया है वो हमने इसी चीज को समझने के लिए अपनाई है कि किस तरह से हम ये करते हैं, ठीक है। अब इसके द्वारा हम एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलिए कोई सा भी हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और फिर उसके बाद में 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम इसे करेंगे हल, और इसके द्वारा हम समझ जाएंगे कि जो बज्रगुणन होता है ये किस तरह से बज्रगुणन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, ठीक है। मतलब दो रैखिक समीकरणों को किस तरह से हम हल करते हैं बज्रगुणन विधि के द्वारा। अब तक हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी है कि इसके बराबर में, मतलब दाहिनी साइड में सबको 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर डाल दीजिए हल या सॉल्यूशन जो भी है यहां पर डाल देंगे। उसके बाद में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है दिया हुआ, और इसे अगर जब हम समायोजित करें तो इसे कर सकते हैं, इसका थोड़ा संयोजन करें तो कर सकते हैं x प्लस वाई, 7 इधर है, इधर 0 होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में सब कुछ 0 होना चाहिए। तो इसे उठा के इधर ले आओ, तो ये प्लस का 7 है, माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। ऐसा ही हम इसमें करेंगे, तो इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5x प्लस 12y बराबर में 7, इसे भी उठा के इधर ले आओ, तो यहां से 5x प्लस 12y माइनस का 7 और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक थोड़ा सा नोट लिखना पड़ेगा। वो नोट क्या होगा कि समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कराने पर, ठीक है। अब जब हम ये करते हैं तो देखो सबसे पहले आप इस वाली चीज को समझो, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः, ये जो शब्द आया क्रमशः, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1x प्लस b1y, ये y है यहां पर, b1y प्लस c1 बराबर 0, इसकी तुलना करानी है हमें समीकरण नंबर 1 के साथ में, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी जो तुलना है वो हमें करानी है समीकरण नंबर 2 के साथ में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने अभी आपको बताया था ये जो लिखा हुआ था कि समीकरण 1 और 2 ये कुछ ऐसी तो थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसके द्वारा हमने अपना पूरा फार्मूला ये लिख लिया था। वो क्या था, वो ये था, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन हमारी इसमें है। जब हम इसमें इसकी तुलना कराएंगे तो देखिए तुलना कैसे कराते हैं, सबसे पहले आप तुलना को समझ लीजिए, कंपेयर कैसे कराएंगे। इधर देखो समीकरण 1 के साथ में हमें तुलना करानी है इसकी 1 वाले की, मतलब a1 b1 और c1 वाले की, ठीक है। तो देखो यहां पर कितना है, a1 x है, मगर यहां पर कितना है, सिर्फ x है। तो x जब ये आपस में बराबर हैं
तो a1 और जो x का गुणांक है वो भी आपस में बराबर होंगे। x का गुणांक कितना है, जिसका गुणांक कुछ भी नहीं होता उसका गुणांक 1 मान लेते हैं, 0 नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 1 कॉमा, अब ऐसे यहां पर देखिए ये b1 y है और यहां पर सिर्फ y है। तो देखो ये y ये वाला y ये तो आपस में जब बराबर है तो b1 और जो y का गुणांक होगा वो भी आपस में बराबर होगा, मतलब b1 जो होगा वो बराबर होगा किस चीज के 1 के। और इसी प्रकार से यहां पर देखिए ये c1 है और यहां पर कौन है, ये प्लस का c1 है। ध्यान देना चिन्हों की तरफ भी ध्यान देना, प्लस और माइनस के चिन्ह में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो यहां पर है ये हमारा c1 इज इक्वल टू होगा किसके बराबर, ये होगा -7 के, -7 के। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 2 में आ जाइए, समीकरण 2 की भी देखो तुलना करा लेते हैं। तो यहां पर a2x है और समीकरण 2 में क्या है, सिर्फ 5x है। जब ये x और ये वाला x आपस में बराबर है तो a2 बराबर किसके हो जाएगा 5 के। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। और इसी प्रकार से यहां से ये 12y है और ये b2y है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y जब आपस में बराबर है तो जो b2 होगा वो बराबर होगा किस चीज के 12 के। और इसी प्रकार ये जो c2 होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे किस चीज के माइनस के 7 के। देखो ये माइनस का चिन्ह है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइंड करवा दे रहा हूं कि जो चिन्ह है चिन्ह की तरफ आप लोग विशेष तौर से ध्यान देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फार्मूला हमें पता ही है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो x होता है ये अपॉन में, देखो ये समीकरण हमारी x और y में है दी हुई, ये x और y में है, इसीलिए हमने इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कराई है, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कराई है। अगर मान लो ये समीकरण हमारी m और n में होती दी हुई कि m प्लस n -7 बराबर 0 और 5m प्लस 5n 12n बराबर में 7, सॉरी 5n प्लस 12 5m प्लस 12n -7 बराबर 0, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता, इसमें जो ये है जो हमारे जो तुलना कराने का जो तरीका है वो हमारा अलग हो जाता, मतलब x और y की जगह कौन हो जाता, m और n हो जाता। और ऐसी जो हम ये ऊपर लिख रहे हैं x, इसकी जगह पे हो जाता m, और जो y लिखते हैं माइनस का y उसकी जगह पे हो जाता माइनस का n। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। और क्लियर नहीं हुई हो तो फिर से समझना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे और दूसरी विधि से समझा सकता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, यहां से वही फार्मूला जो हमने अपने पीछे यूज किया था, ये क्या था, ये इस तरह से था दिया हुआ कि ये यहां से x का जो गुणांक है उसे छोड़ दिया गया है, मतलब कि y का और जो अचर पद है उसका गुणांक लिया गया, वो लिया गया है। और यहां पर जो क्या था, यहां पर y है दिया हुआ, तो यहां पर ये हमने y का गुणांक छोड़े हैं, बाकी और x के और जो हमारा अचर पद है उसके गुणांक आए हैं, और यहां पर ये अचर पद है तो x के और y के गुणांक आए हैं। वही सब कुछ हमें इसमें करना है। इसमें क्या करना है कि वही रहेगा a1, सॉरी ये जो x का गुणांक है यहां से हो जाएगा b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये इस तरह से गुणा होगी, इज इक्वल माइनस का y अपॉन में वही यहां से y का गुणांक कौन है, b1 है, b1 b2 है, तो यहां से क्या होगा a1 a2 और c1 c2, और जो यहां से c है c1 c2 है, तो इसके यहां पर क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 1 और बटे में यहां से हो जाएगा कितना, x का गुणांक ले लो a1 a2 और y का गुणांक ले लो b1 b2, क्योंकि यहां पर हम अचर पद तो ले नहीं सकते क्योंकि अचर पद के बटे में है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं फार्मूले को अपना याद रखने की, बाकी और आप लोगों को जैसे हल करना है आप लोग वैसे हल कीजिए। ठीक है, तो अब यहां से चलिए मान रखना शुरू करते हैं। तो जो b1 है, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 12, और c1 का जो मान है वो है माइनस का 7, और c2 का जो मान है वो कितना है माइनस का 7। इस तरह से हमने ये मान रख दिए, और ये क्या हो जाएगा इनकी गुणा, पहले इनके मान रख दो, माइनस का 22 और बटे में a1 है, a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है 5, और c1 का मान कितना है माइनस का 7, और c2 का मान कितना है माइनस का 7। अब इनका भी ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है, a2 का मान यहां से हमारे पास में हो गया 5, और b1 का मान कितना है 1, और b2 का मान कितना है 12। अब हम इसमें अपने ये सभी मान रख चुके हैं,
और यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो x अपॉन में -7 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो हो जाएगा -7, फिर आता है बीच में माइनस, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये बीच में हमारा फार्मूला किस चीज का होता है, ये माइनस का लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है हमारा, ये इस तरह से ये रहा, ये माइनस का b1, ये b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1, ये इस तरह से बीच में क्या है, ये माइनस के चिन्ह है। तो वही हमें करना है कि -7 की गुणा पहले 1 के साथ में कर दी, फिर माइनस, फिर उसके बाद में -7 की गुणा हमें किसके साथ में करनी है, 12 के साथ में, तो 12 सत्ते 84, तो हो जाएगा -84, और बराबर में माइनस का y, और बटे में हो जाएगा हमारा -7 की गुणा 1 के साथ में करोगे तो -7, -7 की गुणा 5 के साथ में करोगे, ये बीच में माइनस आएगा, -7 की गुणा 5 के साथ में करोगे तो -35, और बराबर में 1 बटा, अब देखिए 12 की गुणा 1 के साथ में करो तो 12, -5 की गुणा 1 के साथ में करोगे तो यहां से हो जाएगा ये 5। अब उसके बाद में क्या होगा हमारा, x बटे में -7 प्लस 84 इज इक्वल टू, फिर माइनस का y, और बटे में माइनस का 7 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां से हो गया 35, और बराबर में 1 बटा 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारा 7। और भी इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा 77 बराबर माइनस का 22, और यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा प्लस का 28, क्योंकि प्लस का ज्यादा है माइनस का कम, ऐसा इसमें प्लस का ज्यादा है माइनस का कम, तो इसीलिए जो ज्यादा होता है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। 1 बटा यहां से हो जाएगा कितना 7। अब इतना हो जाने के बाद में अब देखिए हमें क्या करना है, x के और y के हमारे मानिए कैसे करके ज्ञात होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, फिर देखो बहुत ध्यान देना यहां पर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वाली चीज को समझना है हमें। x बटे में जो 77 है दिया हुआ, एक बार तो इसे ले लेंगे 1 बटा 7 के साथ में, और दूसरी बार में क्या करना है हमें, -22 बटा 28 को हमें ले लेना है 1 बटा 7 के साथ। मतलब ये जो हमारे पास में अचर पद आया है, इस वाले अचर पद को एक बार इस वाले चर पद के साथ में, मतलब x वाली वैल्यू के साथ में, और एक बार इस वाले चर पद के साथ में, मतलब y वाली वैल्यू के साथ में हमें ले लेना है, और हमें अपने सवाल को हल करना है। देखिए कैसे करके, यहां से इस वाले 77 की गुणा इधर कर दो तो x बराबर में बचेगा 77 बटा 7, कॉमा इसे भी हल कर लो, माइनस का y बराबर में बचेगा कितना 28 बटा 7, 11 सत्ते 77, और 7 से 77 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11, अपॉन में 1, यहां से 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो x बराबर यहां से आ जाएगा हमारा कितना 11, और माइनस का y बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब इधर माइनस का चिन्ह नहीं, माइनस का चिन्ह इधर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 11 और y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 4। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमारा x और y का मान वज्रगुणन विधि से निकल आया, और आपने वज्रगुणन विधि को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।